हेलो गाइस, विजय साडा दिस साइड। और आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन फॉर द टॉपिक सैलरी। अब अगर ये सैलरी का टॉपिक देखा जाए, आपके चार्ट्स में मैंने सैलरी का टॉपिक भी डाल रखा है और सैलरी के जो टॉपिक है इसको चार्ट रिवीजन के थ्रू हम लोग देखेंगे। ये जो चार्ट्स है ekatvam.academy.com के ऊपर अवेलेबल है। मई, नवंबर, जून एंड दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। तो जल्दी से चार्ट रिवीजन को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। सबसे पहले आते हैं सैलरी टॉपिक के अंदर में। सैलरी की कुछ बेसिक याद कर रहे थे। देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यानी दो लोग जब सैलरी के टैक्सेबिलिटी में आते हैं वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब आपको याद दिला दूं, ना एम्प्लॉयर वर्ड डिफाइंड है ना एम्प्लॉय वर्ड डिफाइंड है। तो एम्प्लॉयर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, प्राइवेट एम्प्लॉयर दोनों कवर हो जाएंगे, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कवर हो जाएंगे, वन टाइम एम्प्लॉयर या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर सब कवर हो जाएंगे। एम्प्लॉय स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों रहेगा, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों रहेगा। किसी भी तरीके के वर्क के लिए दो लोग जिनके बीच में रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए वो यहाँ पे जरूरी है। दो बातें और आपको याद दिला दूं, एमपी एमएलए को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, आईएफएस में होगा, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉय नहीं। दूसरी बात, जो पार्टनर है उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, सैलरी में नहीं। रीजन, वो भी एम्प्लॉय नहीं है। तो अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो आपकी टैक्सेबिलिटी सैलरी में आ नहीं सकती। यस, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। या तो ड्यू पहले हो जाए या रिसीट पहले हो जाए, व्हिचएवर इज अर्लियर हो जाए, सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि फॉलोइंग अमाउंट शैल बी टैक्स ओनली ऑन रिसीट बेसिस। ये इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब रिसीट बेसिस पे आप इसे टैक्स कर रहे हैं। पहला, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी तभी टैक्सेबल होगी जब वो रिसीट हो जाए, क्योंकि वो रिसीट बेसिस पे टैक्स हो जाती है। फिर आता है बोनस एंड सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। ये भी आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगी रिसीट बेसिस पे। अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी रिसीट बेसिस पे। याद रखिए, सैलरी तीन चीज का फाइन कॉम्बिनेशन है, मतलब बेसिक, अलाउंसेस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्विजिट्स। इन तीनों को मिला के बनता है आपका ग्रॉस सैलरी। इसमें से जब आप डिडक्शन माइनस करते हैं तो बनता है टैक्सेबल सैलरी। तो क्या बनता है बोलो बेटा, टैक्सेबल सैलरी। ये सुनो। अच्छा जी सर, तो आइए हम लोग एक एक पार्ट पे चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सैलरी का जब भी रिवीजन करने जा रहे हो आप सबसे बेहतर है पहले परक्विजिट कर लो, क्योंकि परक्विजिट्स बहुत सारे हैं। तो मैं भी ठीक उसी तरीके से क्या करूंगा, पहले परक्विजिट्स पे जाऊंगा, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट पे जाऊंगा, फिर अलाउंसेस पे जाऊंगा, फिर डिडक्शन एंड बेसिक सैलरी के ऊपर जाएंगे हम लोग। यस, तो सैलरी चार्ट को मैं रिवाइज करते वक्त आपको सबसे पहले लेके जाता हूं किस पे बेटा, परक्विजिट्स पे। यस, इधर आइए। परक्विजिट्स चालू होता है आरएफए से। ये इंपॉर्टेंट परक्विजिट है। यस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, इसको आप आरएफए भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, आरएफए। तो जरा याद करके देखो, चार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। मैं आपको चार्ट बाद में रिवाइज करूंगा। चाहता हूं सभी लोग बिल्कुल मन लगा के सिर्फ सुने, बोले कुछ भी नहीं, चार्ट का रिविजन, ठीक है। हम लोगों ने आरएफए का चार्ट बनाया था। चार्ट में दो पार्ट रखे थे, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड। फर्निश्ड को गोली मारो, पहले अनफर्निश्ड देखना होगा। अनफर्निश्ड के अंदर में दो पार्ट थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। नॉन गवर्नमेंट के केस में तीन पार्ट थे, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड इन होटल। याद आ रहा है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो हम लोग क्या चेक करते थे, पॉपुलेशन, जिस जगह पे उसको अकोमोडेशन दिया है। पॉपुलेशन अगर अबव 25 lakhs है तो 15% ऑफ सैलरी। 10 to 25 lakhs है तो 10% ऑफ सैलरी, एंड लेस देन 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी। याद आ रहा है। माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। याद आ रहा है आपको। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, अगर हायर्ड होगा, हायर्ड वाला कंटेंट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हायर्ड होगा तो हायर ऑफ या लोअर ऑफ, लोअर ऑफ एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। और तीसरा था प्रोवाइडेड इन होटल। अगर ट्रांसफर के टाइम पे होटल में प्रोवाइड किया है 15 डेज तक के निल, बियॉन्ड 15 डेज 24% ऑफ सैलरी। आरएफए कैलकुलेशन के लिए सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। यस, तो बेसिक लेंगे, डीए फॉर रिटायरमेंट लेंगे, बोनस लेंगे, कमीशन लेंगे, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस लेंगे। यस और नो, राइट। तो ये आपका सैलरी का कंप्यूटेशन था। तो आकर के देखिए, सबसे पहले आप चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड। अब फर्निश्ड वाला भी बता देता हूं। फर्निश्ड वाले के केस में वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड लेते हो प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड कर देते हो। फर्नीचर अगर ओन्ड होगा बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, हायर्ड होगा तो एक्चुअल हायर चार्जेस। क्या याद आ रहा है बच्चा? यस। तो सबसे पहले, वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, व्हाटएवर इज द लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो काय पे बेस्ड होगा बेटा, पॉपुलेशन। यस, पॉपुलेशन अगर बियॉन्ड 25 लाख होगा तो 15% ऑफ सैलरी,
10 to 25 लाख होगा 10% ऑफ सैलरी, और बिलो 10 लाख होगा तो 7.5% ऑफ सैलरी। अकोमोडेशन अगर हायर्ड है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, लोअर ऑफ 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट पेड, यस और नो, माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। प्रोवाइडेड इन होटल ऑन ट्रांसफर, पहले 15 दिन तक नील, बियॉन्ड 15 दिन 24% ऑफ सैलरी माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। यस, अगर फर्निश्ड है तो वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड प्लस फर्नीचर का ऐड कर देना, ओन्ड होगा तो 10%, हायर्ड होगा तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, यस और नो। ये था आपका आरएफए। आरएफए के बाद सेकंड आता है आपका कार। ये भी एक इंपॉर्टेंट परक्विजिट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट परक्विजिट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार मन में याद कीजिए, अपन ने क्लास के अंदर में पढ़ा है, रेगुलर में भी फास्टैग में भी, आपको सब याद आना चाहिए। अच्छा जी, ये चार्ट बनाया कार का, राइट। कार इज सबसे पहले क्या देखा जाता है? हु ओन्स इट, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉय। फिर देखा जाता है हु मेंटेन्स इट, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के दो पार्ट, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। ओन बाय एम्प्लॉय के भी दो पार्ट, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। सबसे पहले इधर आते हैं, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। यस, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, तीन ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, ऑफिशियल पर्पस, पर्सनल पर्पस, बोथ। ऑफिशियल पर्पस है तो क्या पकड़ेगा? नील। पर्सनल पर्पस है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस रिपेयर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। अगर बोथ पर्पस है तो गाड़ी का क्या चेक करते थे? सीसी, याद आ रहा है क्या? सीसी अगर अप टू 1600 है तो 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर शॉफर इफ गिवन, यस। और अगर बियॉन्ड 1600 है तो 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर शॉफर इफ गिवन। दो बातें याद रखने की, अगर सीसी नहीं दिया रहा, बिलो 1600 लेने का, शॉफर का अमाउंट तभी ऐड करने का व्हेन शॉफर इज प्रोवाइडेड। यस, नथिंग इज मेंशन, अज्यूम बोथ पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, नथिंग इज मेंशन, अज्यूम बोथ पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, ये हुआ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय था, तो अगेन हम लोग क्या करते थे? सीसी चेक करते थे, 1600 तक के 600 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर शॉफर इफ गिवन, बियॉन्ड 1600 900 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर शॉफर इफ गिवन। याद आ रहा है तुम लोग को? यस। अगर कार एम्प्लॉय की थी, मेंटेन भी एम्प्लॉय करता है, कोई टैक्सेबल परक्विजिट नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर से कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, अगेन तीन बातें होती थी, ऑफिशियल पर्पस नील, पर्सनल पर्पस है तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। और पर्पस अगर बोथ है तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस 1800 और 2400 डिपेंडिंग अपॉन सीसी। याद आ रहा है तुम लोग को? वही पॉइंट है, कार ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड भी एम्प्लॉयर का, मेंटेन भी एम्प्लॉयर का। ऑफिशियल है तो क्या पकड़ेंगे? नील। प्राइवेट है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट माइनस प्लस मेंटेनेंस चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। ये पूछा जाता है। बोथ पर्पस है तो क्या? बिलो 1600 1800 पर मंथ, अबाव 1.6 लीटर 2400 पर मंथ, yes or no? car is owned and maintained by employee, yes, car is owned by employer and maintained by employee। ऑफिशियल होगा तो नील, प्राइवेट होगा तो सेम, बोथ पर्पस है तो चेंज हो जाता है 600 और 900 एज द केस मे बी। इफ शॉफर इज प्रोवाइडेड तो ही 900 पर मंथ को क्या करना है? ऐड। कार एंड ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय है, नथिंग इज टैक्सेबल। ये इंपॉर्टेंट है, कार ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, यहाँ पे कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय होना चाहिए एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, यस और नो? तो ऐसे केस में, बोथ पर्पस के केस में, एक्चुअल कॉस्ट लेस 1800 और 900 इफ शॉफर इज प्रोवाइडेड। यस, कोई भी अदर ऑटोमोटिव दिया होगा, कोई भी अदर ऑटोमोटिव दिया होगा, एक्चुअल कॉस्ट लेस 900 रुपीज पर मंथ का परक्विजिट आएगा। शॉफर इज एडेड ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड। यस, ये था आपका कार से रिलेटेड परक्विजिट। यस, तीसरा आता है गिफ्ट। ये भी इंपॉर्टेंट परक्विजिट है, बहुत बार पूछा जाता है। यस, गिफ्ट का वैल्यू अगर 5000 रुपीज तक के होगा पर एनम, नथिंग इज टैक्सेबल। अगर बियॉन्ड 5000 रुपीज होगा तो यहां पे दो एडजस्टमेंट है। आईसीएआई एंड अदर इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि बॉस 5000 के ऊपर गया, होल अमाउंट इज टैक्सेबल।
एक अल्टरनेटिव व्यू भी हमें आंसर में लिखना पड़ता है, ओनली द डिफरेंस इज टैक्सेबल। लेट मी गिव एन एग्जांपल, लेट्स से गिफ्ट इज 10,000 रुपीज, गिफ्ट कितना है बेटा 10,000 रुपीज, तो आईसीआई पूरा 10,000 रुपीज सैलरी में एड बैक कर देगा, यस। अदर केस में क्या होगा, ओनली 5,000 ऐड होगा, यस और नो। और ये दोनों अल्टरनेटिव हमें एग्जाम में सॉल्व करने पड़ते हैं। कुछ याद आ रहा है गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजन, यस। तो डज नॉट एक्सीड 5,000 को आप क्या पकड़ते हो बेटा, नील। बियॉन्ड 5,000 अल्टरनेटिव 1, एंड हमने भी क्लास में यही किया था, 5,000 के ऊपर गया अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल। नीचे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में आप एक्स्ट्रा अमाउंट लिख सकते हो, यस और नो। तो ये था आपका थर्ड परक्विजिट गिफ्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल उसी के बाजू, यूज ऑफ मूवेबल असेट। ये भी वो परक्विजिट है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को असेट यूज करने के लिए दे दिया, याद दिला दूं, कंप्यूटर एंड लैपटॉप होगा तो उसे नील पकड़ा जाता है, चाहे ये पर्सनल पर्पस के लिए हो या ऑफिशियल पर्पस के लिए हो, यस और नो। तो चाहे ये पर्सनल पर्पस के लिए हो या ऑफिशियल पर्पस के लिए हो, दोनों केस में आपके कंप्यूटर एंड लैपटॉप को क्या पकड़ा जाता है, नील पकड़ा जाता है, यस। अगर असेट ओन्ड बाय है एम्प्लॉयर, तो याद करो बेटा, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर यूज करने के लिए दिया 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर हायर्ड है तो क्या लेते बेटा, एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। क्या तुम्हें याद है, यस। तो यूज ऑफ मूवेबल असेट, ठीक है बेटा। इसके ऊपर हम लोग जाते हैं क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के ऊपर। इसके बाद हम लोग जाते हैं क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के ऊपर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना काम का नहीं है, पर हाँ याद कर, दो पार्ट थे, ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया है तो नील, अदर पर्पस के लिए दिया है तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि पूरा डिटेल प्रोवाइड करे, क्रेडिट कार्ड किस पर्पस के लिए दिया और खर्चा क्या हुआ है, यस। सो ऑफिशियल पर्पस होगा तो नील, अदर पर्पस होगा तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, yes. Employer gives a certificate that such expenses was incurred for official duty or not. Clear है मालिक, राइट। फिर आता है क्लब फैसिलिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इतना काम का नहीं है। अब क्लब फैसिलिटी के अंदर में, अगर क्लब फैसिलिटी ऑफिशियल पर्पस के लिए दी जा रही है, नील। एक बात दिमाग में सेट कर ले, कहीं भी कोई भी चीज अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो आप उसको नील ही पकड़ोगे, ठीक है, ये तो एक कॉमन फैक्टर है। दूसरा, अगर सारे लोगों को यूनिफॉर्मली क्लब फैसिलिटी दी है तो भी आप क्या पकड़ते हो, नील। इनिशियल मेंबरशिप फीस, जो इनिशियल मेंबरशिप फीस होती है, ये भी आप क्या पकड़ते हो, नील। कॉर्पोरेट इनिशियल मेंबरशिप फीस, इसके बाद जो भी एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, यस और नो। इसके बाद आता है पर्क, ईसॉप्स, ये पूछा जाता है ईसॉप। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर ईसॉप्स प्रोवाइड कर दिए तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। सो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन माइनस एनीथिंग रिकवर्ड विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। यहां पे एक और चीज होगी, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये एक के लिए हुआ, जितने फिर शेयर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल परक्विजिट कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट, यस और नो। तो अब तक हमने कौन कौन से परक्विजिट देखे, हमने पहला परक्विजिट देखा आरएफए, दूसरा परक्विजिट देखा कार, तीसरा परक्विजिट देखा गिफ्ट, चौथा परक्विजिट देखा मूवेबल असेट, पांचवा परक्विजिट देखा क्लब, छठवां परक्विजिट देखा क्रेडिट कार्ड, सातवां परक्विजिट देखा ईसॉप्स। याद आ रहा है मालिक आपको, अच्छा जी। इसके बाद आगे बढ़िए, नेक्स्ट परक्विजिट पे आते हैं, सेल ऑफ मूवेबल असेट, यस, सेल ऑफ मूवेबल असेट, इंपॉर्टेंट परक्विजिट आता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई बार असेट क्या कर देता, सेल। इस केस में आपको याद होगा तो हम लोग को वर्किंग नोट बनानी पड़ती थी, इस केस में अगर याद होगा तो हमको क्या बनानी पड़ती थी, वर्किंग नोट बनानी पड़ती थी। तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, पहला कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा कार, तीसरा अदर असेट्स। याद आ रहा है क्या, यहां का डेप्रिसिएशन रेट पीजीबीपी के डेप्रिसिएशन रेट से अलग था, याद आ रहा है क्या तुमको। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पे 50%, कार पे 20%, अदर असेट्स पे 10%। यहां डेप्रिसिएशन की मेथड भी बताई थी, WDV SLM, याद आ रहा है क्या तुमको, यस। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले परचेज प्राइस ऑफ एम्प्लॉयर लिया जाता है, माइनस किया जाता है डेप्रिसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कैसा बेटा, ईच कंप्लीटेड ईयर। ये कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, एक दिन भी कम पड़ गया तो डेप्रिसिएशन लेते नहीं, ऐसा एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, यस। एक दिन भी अगर कम हो गया तो हम उस ईयर का डेप्रिसिएशन लेते नहीं। कंप्लीटेड ईयर का मतलब कंप्लीटेड ईयर कहां से लेना, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन।
तो कंप्लीटेड ईयर लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, डब्ल्यूडीवी आएगा, डब्ल्यूडीवी में से सेल वैल्यू माइनस करना है, क्या निकल जाएगा बेटा, परक्विजिट। याद रखिए परक्विजिट तभी अराइज होगा व्हेन सेल वैल्यू इज लेस देन डब्ल्यूडीवी। यस, व्हेन सेल वैल्यू इज लेस देन डब्ल्यूडीवी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, चलो एक बार इसको वापस से रिकॉल करो। कंप्यूटर के लिए डेप्रिसिएशन रेट 50%, डेप्रिसिएशन की मेथड डब्ल्यूडीवी, इसको पीजीबीपी से कंफ्यूज करने का नहीं। दूसरा, कार के लिए 20%, मेथड अदर एसेट के लिए 10%, मेथड एसएलएम। ओके, यस। इसके बाद आता है इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। अच्छा ध्यान से सुनिए, लोन अगर स्पेसिफाइड डिसीज के लिए दिया गया है या लोन का वैल्यू 20,000 तक के है, नथिंग इज टैक्सेबल। लोन का वैल्यू अगर 20,000 के लिए है या लोन स्पेसिफाइड डिसीज के लिए दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या पकड़ा जाएगा, नील। लोन का वैल्यू अगर 20,000 से ऊपर है तो आपको देखना पड़ेगा इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू और हायर देन एसबीआई रेट, देन नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। व्हाई? बिकॉज इससे अच्छा तो हम एसबीआई से ले लेते, वही अच्छा हो जाता। तो अगर ये एसबीआई के रेट के जितना है, नथिंग इज टैक्सेबल। अगर ये एसबीआई रेट से कम है, एसबीआई का रेट कब देखना है, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, तो आपके लिए 1/4/2023 का रेट आपको देखना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो प्रीवियस ईयर एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर एसबीआई रेट से कंपेयर करना। अगर ये इक्वल टू या हायर देन एसबीआई रेट होगा, लेट्स से एसबीआई का रेट है 10%, एम्प्लॉयर ने जो लोन दिया है वो 13% से दिया, नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। एसबीआई का रेट है 10%, एम्प्लॉयर ने दे दिया 7% से, तो आपको 3% का डिफरेंशियल रेट मिल गया। तो परक्विजिट इज कैलकुलेटेड एट मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट डिफरेंशियल रेट। यस, सो मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी आपका डिफरेंशियल रेट पे आ रहा है, लेस एनीथिंग रिकवर्ड। यस, लेस एनीथिंग रिकवर्ड। ठीक है। फिर आता है फ्री फूड फैसिलिटी। फिर आता है बेटा फ्री फूड फैसिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्री फूड फैसिलिटी ये उन लास्ट परक्विजिट्स में से है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला, टी कॉफी ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स टोटली नील। यस, अगर रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया पे दिया तो, रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया पे दिया तो नील। यस, अगर अदर प्रोवाइड किया 50 रुपीज पर मील तक के एग्जम्प्ट है, बियॉन्ड ₹50 पर मील क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अच्छा बच्चों याद करके बताओ, अगर नंबर ऑफ डेज दिया हुआ नहीं है, कितने दिन लेते, 300 डेज, ये भी लिखो यहां पे। इफ नंबर ऑफ डेज नॉट गिवन, टेक 300 डेज एवरीबॉडी। अगर नंबर ऑफ डेज दिया नहीं है कि कितने दिन मिल प्रोवाइड किए, तो आप साल में एवरेजली 300 डेज पकड़ते हो। ये वही अजम्पशन है जो इंस्टीट्यूट लेता है। यस, अच्छा जी सर, ये एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होता अगर आप 115 बीएससी लेते हैं तो। नेक्स्ट आता है बेटा स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट। ये स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट जो है, राइट, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल है, अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है तो। एम्प्लॉय ने रखा है तो हर तरह के एम्प्लॉय को टैक्सेबल है। यस, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। फिर था बेटा आपका परक्विजिट इन केस ऑफ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी अगर तभी टैक्सेबल होगा जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को देते हैं। जरा मैं आपको याद दिला देता हूं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है, जरा मैं आपको याद दिला देता हूं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है। ऊपर के पेज पे जाइए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय लिखा हुआ है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हम किसको बोलते हैं, एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर, हम उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलते हैं। दूसरा, एवरी पर्सन हु इज होल्डिंग एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग राइट इन अ कंपनी, हम इसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलते हैं। तो इफ द एम्प्लॉय इज होल्डिंग 20%, हम उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहते हैं। तीसरा, जिसकी एनुअल सैलरी, जिसकी एनुअल सैलरी 50,000 से ऊपर है। अब इस बात पे मैंने आपको बताया था टेक्निकली हर एम्प्लॉय क्या बन जाता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना आपने, यस और नो, क्योंकि 50,000 एनुअल सैलरी मतलब टेक्निकली आपको सिर्फ 5,000 पर मंथ की सैलरी चाहिए, तो टेक्निकली हर एम्प्लॉय का बन जाता स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कनेक्शन किसके नाम से है। इफ द कनेक्शन इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, इट इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय। इफ द कनेक्शन इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर, तो इट इज टैक्सेबल ओनली टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यस, अब हम एक और चीज देखते हैं, इज इट मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर मैन्युफैक्चर्ड होगा, जैसे एचपी गैस, इंडेन, एमजीएन, एमएनजीएल, मैन्युफैक्चर्ड होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। और अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं करते तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। एग्जाम में ये इतना ज्यादा नहीं पूछते दोनों भी।
यस और नो? अच्छा जी सर, परक्विजिट के अंदर में, परक्विजिट के अंदर में एक और आता है मेडिकल फैसिलिटी। राइट साइड में जाइए, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगा, सर्च कीजिए चार्ट के अंदर में मेडिकल फैसिलिटी। यस, अब अगर हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो याद करके देखो, दो पार्ट थे, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, याद आ रहा है क्या? इन इंडिया के अंदर में टैक्सेबल था रिकवरी, याद आ रहा है, बाकी सब एग्जाम। तो वापस से पूछता हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जाम, एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल एग्जाम, अप्रूव्ड हॉस्पिटल एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम, याद आ रहेगा। टैक्सेबल क्या था? रीइंबर्समेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट। बाहर जा रहे हो तो तीन चीजें सोचना, आ ट्रैवल, स्टे, मेडिकल। स्टे और मेडिकल उतना एग्जाम जितना आरबीआई ने बोला। ट्रैवल तभी टैक्सेबल होगा व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड 2 lakhs। एवरीबॉडी, टैक्सेबल क्या है? रीइंबर्समेंट, सिर्फ ये हाईलाइट करना है, बाकी सब एग्जाम्प्ट, ठीक है। स्टे एंड मेडिकल उतना एग्जाम्प्ट जितना किसने बोला? आरबीआई। ट्रैवल तभी टैक्सेबल होगा व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम इज बियॉन्ड 2 lakhs। यस, चलो एक बार रिपीट कीजिए कौन कौन से परक्विजिट हो गए। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? आरएफए, फिर क्या पढ़ा था? कार, फिर क्या पढ़ा था? गिफ्ट, फिर क्या पढ़ा था? मूवेबल एसेट, फिर क्या पढ़ा था? क्लब, क्रेडिट कार्ड, ई सॉप्स। इसके बाद क्या पढ़ा था? सेल ऑफ मूवेबल एसेट। इसके बाद क्या पढ़ा था? हाँ जी, मेडिकल, फिर हमने इंटरेस्ट फ्री लोन पढ़ा था, फिर हम लोगों ने फूड पढ़ा था, फिर हाँ स्वीपर, गार्डनर, पर्सनल अटेंडेंट, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। यस और नो? गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ दो परक्विजिट बचे और आपका परक्विजिट ओवर, दो परक्विजिट आपके बचे हैं। पहला आपको याद होगा तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा लीव ट्रैवल कंसेशन। परक्विजिट इज ओवर। चार्ट रिवीजन फटाफट रिवाइज कराएगा, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चनर उठाना और क्वेश्चनर से क्वेश्चन सॉल्व करना, काम खत्म। इसी बहाने तुम्हारा चार्ट का रिवीजन भी खत्म। इतने कम टाइम में ये रिवाइज हो सकता है, प्रोवाइडेड ये काम का तभी है जब आपने पहले पढ़ा हो। आज आपको, हाँ ऑब्वियस ही बात है, आपने अगर पहले पढ़ा है डायरेक्टली आके चार्ट रिवीजन, तो कोई बच्चा मेरे को ऐसा हो सकता है इस पे नीचे कमेंट करे कि सर आई एम रीडिंग फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स, विल दिस चार्ट बी हेल्पफुल? प्लीज, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए आपको पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप डायरेक्टली यूट्यूब से आए, चार्ट रिवीजन कर लिया, आपको सब समझ में आएगा, नहीं आएगा। यस, अच्छा जी, इसके साथ साथ चलिए याद करते हैं हम लोग, नेक्स्ट परक्विजिट पे आते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, देखिए यहां पे वापस रिपीट हुआ है, तो आप वापस से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को। फिर आता है लीव ट्रैवल कंसेशन, याद होगा तो ये बहुत बढ़िया था। लीव ट्रैवल कंसेशन 4 साल के ब्रैकेट में कोई भी 2 साल आप इसका एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं, याद आ रहा है क्या? 4 साल के ब्रैकेट में कोई भी 2 साल इसका एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्शन किस किस के लिए अवेलेबल है? एम्प्लॉय के लिए, स्पाउस के लिए, और उसके कोई भी 2 बच्चे बॉर्न आफ्टर अक्टूबर 1998, याद आ रहा है क्या? 1998 के पहले कितने भी बच्चे हुए चल जाएगा, 1998 के बाद कोई भी 2 बच्चों का ही चलेगा। यस, मल्टीपल बर्थ आफ्टर सिंगल बर्थ विल बी कंसिडर्ड एज 1। यस, पहले ही मल्टीपल हो गए तो फिर दोबारा आपको ये तीनों का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यस, फिर आपको याद होगा एयर से परफॉर्म कर रहे हो तो इकोनॉमी क्लास तक का अमाउंट क्या है? एग्जाम फॉर द शॉर्टेस्ट रूट। रेलवे से परफॉर्म कर रहे हो तो एसी फर्स्ट क्लास फॉर द शॉर्टेस्ट रूट और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। यस, अगर वहां पे एसी या रेलवे नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या। रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो फर्स्ट क्लास एसी तक का एग्जाम, अगर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ऐसे केस के अंदर में एसी फर्स्ट क्लास रेलवे तक का अमाउंट और अमाउंट एक्चुअली स्पेंड विच एवर इज लेस इज एग्जाम्ड। यस और नो? बहुत बढ़िया बेटे। अच्छा, ओनली 2 जर्नी इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर इज एग्जाम्ड। अच्छा, मान लीजिए हमने एग्जाम्शन नहीं लिया, क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? यस, पर उसको फिर अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही यूज करना पड़ेगा। उसको फिर अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्शन कैन बी क्लेम्ड इन द फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। यस,
एग्जम्पशन जो अवेलेबल है वो सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट के लिए है, आपके होटल एंड अदर चीजों के लिए नहीं है, वो सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट के लिए है। फैमिली मतलब कौन? फैमिली इंक्लूड स्पाउस एंड चिल्ड्रन। फैमिली डज नॉट इंक्लूड मोर देन 2 चाइल्ड born after October 1998. Yes, 115 BAC लिया तो ये मिलता नहीं, 115 BAC लिया तो ये मिलता नहीं। Are you getting the point? चलिए सर, कुछ फुल्ली एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स भी है जो हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, फ्री मील्स जो रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया में दिया जा रहा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया परक्विजिट या अलाउंसेस दे रही है तो वो एग्जम्प्ट है। सैलरी टैक्सेबल है, अलाउंसेस एंड परक्विजिट एग्जम्प्ट है। ग्रुप इंश्योरेंस दिया है तो एग्जम्प्ट। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी इफ द कॉस्ट डज नॉट एक्सीड 1000, अगर 1000 के ऊपर नहीं जा रहा तो आपका एजुकेशन फैसिलिटी भी क्या पकड़ी जाती है? नील। 1000 पर मंथ। कंप्यूटर एंड लैपटॉप एंड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 20,000 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यस और नो? रेंट फ्री अकोमोडेशन टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज और कन्वीनियंस फैसिलिटी, ये टोटली क्या है? एग्जम्प्ट। आहो लीजिए सर, ये था आपके परक्विजिट का पार्ट। परक्विजिट में एक चीज बचती है, एजुकेशन फैसिलिटी, वो भी पढ़ लो। याद दिला देता हूं, एजुकेशन का कॉस्ट अगर 1000 पर मंथ के ऊपर नहीं जा रहा, हम लोग क्या पकड़ते हैं बेटा? नील। 1000 के ऊपर जा रहा है तो वॉट एवर इज द, अच्छा इसमें भी अब आपके 2 ऑप्शन अवेलेबल है, याद है क्या आपको? ऑप्शन नंबर 1 1000 के ऊपर जा रहा है फुल्ली टैक्स कर दो, ऑप्शन नंबर 2 ओनली डिफरेंस इज टैक्स्ड। याद आ रहा है क्या मालिक आपको? यस। अगर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दिया होगा तो वॉट एवर इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। इज दैट डन? लास्ट परक्विजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो एम्प्लॉय है, राइट, एम्प्लॉयर इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो रेलवे और एयर वालों के जो एम्प्लॉय है, मतलब टीटी हो गए, उसके बाद में एयर होस्टेस दीदी हो गई, नील। अदर के केस में जो भी पब्लिक को चार्ज किया जाता है माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। यहां हमारा परक्विजिट वाला पार्ट चार्ट रिवीजन का क्या होता है? ओवर। ये था परक्विजिट वाला पार्ट। अब आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। आ जाओ बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। वैसे पहले मेरे को याद करके बताओ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले था ग्रेच्युटी, दूसरा था पेंशन, तीसरा था वीआरएस, चौथा था लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, प्रोविडेंट फंड। याद आ रहा है क्या? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से ग्रेच्युटी, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड काम के हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेच्युटी, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये काम के हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है, ठीक है? मैं इसको जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं मैं आपको ये बता रहा हूं, राइट, ताकि आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से कर ले जाएं। चलिए, आपने अगर मेरे से पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी ये चार्ट रिवीजन पूरा याद आएगा। मैं ये चार्ट को कर रहा हूं बाजू, तिल लगाने गया चार्ट, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट पूरा याद आना ही चाहिए, ठीक? चलिए, मैं हाथ घुमा रहा हूं और आप अपनी आवाज बताइए ताकि हमारे यूट्यूब वाले बच्चों को भी ये आवाज पहुंचे, ठीक? सबसे पहले ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी बेटा चल ले, हाथ घुमा। ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल। ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय covered under the gratuity act, not covered under the gratuity act, covered under the gratuity act. Lower of 3 thing is exempt. पहला actual, दूसरा 15/26 into last drawn salary into number of years of completed service or part thereof in excess of 6 months. Maximum limit 20 lakhs. एक एम्प्लॉयर से हो या मल्टीपल एम्प्लॉयर से हो? Yes or no? Not covered under the gratuity act. Actual maximum limit 20 lakhs. तीसरा half into average salary of 10 months preceding the month of retirement
into number of years of completed service. पार्ट देयर ऑफ इधर नहीं है, याद आ रहा है क्या? अगर आप कवर्ड में हैं तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो या ना हो. अगर आप नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. अगर एम्प्लॉय सीजनल एम्प्लॉय हुआ तो 15/26 की जगह 7/26 आपको लेना है. ग्रेचुटी का चार्ट इज ओवर. आपको लग रहा था याद नहीं आने वाला, सैलरी याद ही नहीं आएगा. साला तुमको तो पूरा परक्विजिट याद आया, परक्विजिट के साथ साथ तुमको पूरा ग्रेचुटी याद आया. ये हो कैसे रहा है? तुमको तो लग रहा था याद ही नहीं आने वाला. मैजिक. क्या है बेटा? मैजिक. चलो इधर आओ. ग्रेचुटी सुन बेटा, कवर्ड में है, कवर्ड में है तो बेसिक प्लस डीए. बेटा मैं आपको क्या कहा, जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने इसको 4-4, 5-5 बार रिवाइज किया है. तुम कंटेंट आन दो, पॉसिबल ही नहीं है कि तुमको याद ना है. और तुम किससे डर रहे थे? तुम डर रहे थे सैलरी और पीजीबीपी. तुमको दोनों चैप्टर याद आ गए. इसके बाद तुमको क्या लगता है फिर बचा क्या? छोटे चैप्टर क्या याद नहीं आएंगे तुमको? सब याद आएगा. तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा है. नॉट कवर्ड है तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर. यस. मैक्सिमम लिमिट, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर भी है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर भी है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है बेटा? 20 lakhs. यस. ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल, ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस, और यही वो क्या हो जाता है? हाफ. सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो 15/26 के जगह 7/26 आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? 7/26. यस. पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ को हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा? फुल ईयर. एवरीबॉडी आहो. ग्रेचुटी खत्म. पेंशन. आर यू रेडी? चल. पेंशन सेक्शन 1010 ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ. ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ टैक्सेबल इन IFOS, ऑन रिटायरमेंट commuted, uncommuted, uncommuted, commuted, commuted, uncommuted. Uncommuted is taxable to all. Commuted, government employee, government employee, non-government employee, in receipt of gratuity, not in receipt of gratuity. In receipt of gratuity कितना एग्जाम? 1/2 of full value of pension या 1/3 of full value? 1/3. Not in receipt of gratuity 1/2 of full value of pension. याद आ रहा है क्या? Full value of pension is equal to amount received divided by percentage of commutation. Total taxable pension is equals to commuted plus uncommuted. Everybody. Pension. During the employment taxable, after the death taxable in IFOS as family pension, on retirement. Commuted, uncommuted. Uncommuted is taxable to all including government employee. Uncommuted is taxable to all including government employee. Commuted pension. Government employee fully exempt, non-government employee who has also received gratuity, not received gratuity. Who has also received gratuity? बोल बेटा. Who has also received gratuity? 1/3 is exempt, otherwise 1/2 is exempt. Do you agree? हाँ. Full value of pension is equals to amount received divided by percentage of commutation. ना बड़ी बड़ी बुक्स पकड़ना, सिर्फ चार्ट पकड़ना. 37 पेजेस, आपका डीटी खत्म. यस. एट फाइनल लेवल्स लगभग 82 पेजेस, डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स खत्म पूरा. और आप देख सकते हो जितने पॉइंट तुमने लिखे जैसे तुमने क्लास में बनाया एज इट इज तुम यहां पे पा रहे हो. इतना कंटेंट. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. हाँ बेटे, retrenchment compensation, third part. As per the scheme of central government, others. As per the scheme of central government, nil. Others के केस में lower of 3 thing. पहला actual, दूसरा maximum limit 5 lakh, तीसरा amount determined as per industrial dispute act, क्योंकि अचानक बाहर निकाल दोगे तो झगड़ा होगा. Actual 5 lakh, amount determined as per industrial dispute act.
आपको याद होगा तो अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लिया हुआ नहीं है, तो 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। सैलरी का मतलब था बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट। एवरीबॉडी नेक्स्ट, नेक्स्ट आता था बेटा आपका वीआरएस। नेक्स्ट आता था बेटा आपका वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। आफ्टर ऑल कंडीशंस बीइंग सेटिस्फाइड, लोअर ऑफ 4 थिंग, लोअर ऑफ 3 थिंग, याद होगा तो मैंने यहां पे बताया भी था कि यहां पे मॉड्यूल के अंदर में जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है वो अलग दिया है, कंप्यूटेशन इसी हिसाब से होता है। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, या फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। सैलरी का मतलब था बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये एग्जाम्शन आप लाइफ में सिर्फ एक बार ले सकते हो, ये एग्जाम्शन आप लाइफ में सिर्फ एक बार ले सकते हो। इज दैट डन? अच्छा, या तो वीआरएस का 1010C मिलेगा या तो 89(1) का रिलीफ मिलेगा। यस, लास्ट आता है लीव एनकैशमेंट, सेकंड लास्ट आता है लीव एनकैशमेंट। चल बेटा चालू पढ़। ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ ऑन रिटायरमेंट। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोअर ऑफ 4 थिंग। यहां अमेंडमेंट था, यहां अमेंडमेंट था 25 लाख इज द न्यू लिमिट, यहां अमेंडमेंट था 25 लाख इज द न्यू लिमिट। चेक कर, चेक कर। फुल्ली टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोअर ऑफ 4 थिंग। पहला था एक्चुअल, दूसरा था एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, तीसरा था मैक्सिमम लिमिट 25 लाख। पहले ये लिमिट 5 लाख हुआ करती थी, इस साल से ये लिमिट 25 लाख है। एंड चौथा लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज। लीव क्रेडिट का फॉर्मूला याद है क्या? बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। याद आ रहा है क्या तेरे को? यस, लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अच्छा, याद करके देखो, लीव अगर 30 डेज से ज्यादा की है तो कैलकुलेशन 30 डेज पे होगा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, 30 से कम की है तो एक्चुअल। याद है? खत्म। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, प्रोविडेंट फंड। यस, पर प्रोविडेंट फंड पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं जितना मैंने आपको एक बार पढ़ाया चार्ट में आप खुद से सेल्फ रिवाइज करें। तब तक के मैं आपके सामने स्क्रीन लेके आ रहा हूं प्रोविडेंट फंड की। मैं 10 मिनट रुक रहा हूं यहां पे, 10 मिनट जितना परक्विजिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट मैंने पढ़ाया है प्लीज आप यही एक बार वापस रिवाइज कर लें। ईमानदारी से पूरा पढ़ लो, बातों तो में टाइम मत वेस्ट करो। यहां पढ़ने का समय मिल रहा है, पढ़ो। आज रिवाइज हो जाएगा तो टेक्निकली 7-7 8-8 बार रिवीजन हो चुका होगा तुम्हारा। ये टाइम आपको घर पे नहीं मिलने वाला, यही मिल रहा है, यही करो।
सर जी डन। I guess it is done. Okay, fine. Let us start ahead. एक लास्ट रिटायरमेंट बेनिफिट बाकी है सर। लास्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड का रिटायरमेंट बेनिफिट है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज इस जो पार्ट को है इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसपीएफ, दूसरा होता है आरपीएफ, तीसरा होता है पीपीएफ और चौथा होता है यूआरपीएफ। ठीक है, सबसे पहले एसपीएफ की बात करते हैं। जब भी कोई प्रोविडेंट फंड बनता है इसमें चार फैक्टर सोचे जाते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, इस पे जनरेट होने वाला इंटरेस्ट, एंड जब फाइनल पैसा मिलेगा उसका क्या होगा। तो चार टैक्स एंगल हमें सोचने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसपीएफ के बारे में। यस, एसपीएफ, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इट इज नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इट इज नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर 80C प्रोवाइडेड यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम। यस और नो, क्योंकि वो 80C में आता है और 80C आपको तभी मिलेगा व्हेन यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम। एसपीएफ के अंदर में जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है ये भी फुल्ली एग्जम्प्ट है, और एसपीएफ का जो फाइनल अमाउंट मिलता है ये भी पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। तो एसपीएफ इज ऑन एंड ऑल अ गुड स्कीम फॉर टैक्स प्लानिंग, जहां पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिल जाता है, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है, फाइनल अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। एसपीएफ को कट कॉपी पेस्ट कीजिए पीपीएफ में, आपका आंसर आ जाएगा। यस, यहां पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि पीपीएफ के अंदर में ओन कंट्रीब्यूशन ज्यादा होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए ज्यादा होता है, राइट। खुद का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिल जाएगा इफ यू आर ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, फाइनल अमाउंट एग्जम्प्ट है।
इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, फाइनल अमाउंट एग्जाम्प्ट है। तो एसपीएफ और पीपीएफ टेक्निकली दोनों सेम ही हैं, इसको आप एक साथ करके पढ़ोगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है कहां बेटा, आरपीएफ के अंदर में। एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको आरपीएफ पूछा जाता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको आरपीएफ पूछा जाता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो जहां 12% के ऊपर गया बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सो लेट्स से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया, 3% टैक्सेबल। जब भी सैलरी कंप्यूट कर रहे होंगे इसका एक सेपरेट वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा, इसका एक सेपरेट वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा। एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिल जाएगा 80C में, प्रोवाइडेड यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम। यस, क्योंकि 80C में डिडक्शन तभी मिलता है व्हेन यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम। इंटरेस्ट जो रहेगा वो एग्जम्प्ट है 9.5% पर एनम तक के। तो अगर इंटरेस्ट रेट लेट से 10% है तो 0.5% टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के अंदर में। यस, एंड फाइनल अमाउंट जो रहेगी ये टोटली क्या रहेगी, एग्जम्प्ट, अगर आप कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो। यस, अगर आप कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो फाइनल अमाउंट आपकी क्या होगी, एग्जम्प्ट। चलो मैं याद दिला देता हूं आपको ये कंडीशंस क्या क्या थी। एटलीस्ट आपने 5 साल कंटिन्यूअसली वर्क करना है, याद आ रहा है क्या, राइट? अगर आप 5 साल कंटिन्यूअसली वर्क नहीं कर रहे पर 3 रीजन के कारण आप 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाए तो भी एग्जम्प्ट रहेगा। पहला इल हेल्थ, दूसरा एम्प्लॉयर का ही बिजनेस क्या हो चुका था, डिसकंटिन्यू, और तीसरा आपने नए एम्प्लॉय के पास शिफ्ट हुए हैं और आपका ये जो अकाउंट है ये न्यू एम्प्लॉय के पास क्या हो चुका है, ट्रांसफर। याद आ रहा है? तो आपके केस में आपका पूरा अमाउंट क्या रहेगा, एग्जाम। तो आरपीएफ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट जो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का वो 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर ऑप्टेड आउट। इंटरेस्ट 9.5% पर एनम तक के एग्जाम्प्ट है, फाइनल अमाउंट एग्जाम्प्ट है अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं तो। चलिए, ये 4 चीजें पढ़ने के बाद आपको एक ओवरऑल कैप लिमिट, मॉनेटरी कैप लिमिट थी वो भी याद दिला दूं, यस और नो? एक मॉनेटरी कैप लिमिट थी। अगर आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, इन पेंशन स्कीम, 80CCD क्या था बेटा, पेंशन स्कीम, चार्ट के नीचे देखो ये लिखा है 80CCD क्या था बेटा, पेंशन स्कीम, एंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड मिला के 7.5 के ऊपर जाता है। अगर आपका आरपीएफ प्लस पेंशन स्कीम प्लस आपका सुपर एन्युएशन फंड एजीएफ का कंट्रीब्यूशन, एएसएफ का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर जाता है तो जितना एक्सेस गया इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एज परक्विजिट। याद आ रहा है तुमको? तो अगर आपका आरपीएफ प्लस पेंशन प्लस एसएएफ एक्सीड कर जाता है 7,50,000 से इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो जितना एक्सेस है उतना क्या माना जाता है बेटा, परक्विजिट। याद है तुमको? अब ये इंटरेस्ट निकालने का भी अपना एक फॉर्मूला था, ये इंटरेस्ट निकालने का भी अपना एक फॉर्मूला था, पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, यस और नो? और जिसको याद नहीं आ रहा उसने नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, सेम चीज लिखी हुई है। ये इंटरेस्ट निकालने का भी तरीका था, PC अपॉन 2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू आर। PC मतलब क्या, करंट ईयर का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5। करंट ईयर में जो 7.5 लाख रुपए के ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन था इसको हम क्या कहते थे, PC। यस, फिर था आर कैसे निकालते थे, आई अपॉन एफ एवरेज। आई मतलब क्या, जो करंट ईयर में आपने क्या जनरेट किया है, इंटरेस्ट, जो करंट ईयर में आपने क्या जनरेट किया है, इंटरेस्ट, वो था आपका आई। और एफ एवरेज क्या था, ओपनिंग ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2। याद आ रहा है क्या? इसको आप फिर भी शॉर्ट में लिख दीजिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2, ये था आपका एफ एवरेज। तो पीसी मतलब करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन अपॉन 2 इंटू आर प्लस TP1 PC1। PC1 क्या था, अर्लियर ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, अर्लियर ईयर एक्सेस कंट्रीब्यूशन। अब तक का 2021 के बाद का जितना भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा वो। TP1 अर्लियर ईयर टैक्सेबल परक्विजिट, अर्लियर ईयर टैक्सेबल परक्विजिट आफ्टर 2021, वो पूरा का पूरा PC1 TP1 के अंदर में आता था। याद है? इसके अंदर में हमने रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक के अंदर में दोनों में भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वो प्रॉब्लम आपने जरूर देखिएगा, राइट? तो चलो
एक बार इस कंटेंट को हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। अगर आरपीएफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बिहाफ पे, आरपीएफ प्लस पेंशन स्कीम प्लस बोलो बेटा एसपीएफ में, तीनों का मिला के अगर किससे ऊपर जा रहा है, 7,50,000 के ऊपर जा रहा है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो जितना एक्सेस जा रहा है उतना अमाउंट हम क्या मानते हैं, परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस पीसी1 टीपी1 इंटू आर। पीसी मतलब करंट ईयर का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, आर मतलब आई अपॉन एफ एवरेज। आई मतलब करंट ईयर का एक्सेस इंटरेस्ट, जितना आई मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट आपको जितना भी मिल रहा है, एफ का मतलब है ओपनिंग ऑफ द फंड, क्लोजिंग ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय 2। यस, पीसी1 पहले के सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, टीपी1 पहले के सालों का टैक्सेबल परक्विजिट इनटू आर। इस पे हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, क्वेश्चनर में भी इस पे प्रॉब्लम है, जरूर देखना। हाँ, इसके अलावा आपको अगर एक और बात याद हो, इसके अलावा आपको अगर एक और बात याद हो तो एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 के ऊपर जा रहा है तो जितना एक्सेस जा रहा है उसके ऊपर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन अगर 250 से ऊपर जा रहा है तो जितना 250 से ऊपर जा रहा है उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यहां आपका परक्विजिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, ओवर। यस, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, प्रोविडेंट फंड का चार्ट और ये इंटरेस्ट वाला पार्ट खुद से एक बार फिर से पढ़िए। देखिए सर, जेन्युइनली बताइए, घर पे रिवाइज करने बैठते सैलरी को कितना टाइम लग जाता? सर जेन्युइनली आपको पूरा एक दिन चला जाता सिर्फ परक्विजिट रिवीजन में। आज हम यहां कंबाइंडली बैठ रहे हैं, कंबाइंडली बैठ करके जब रिवाइज कर रहे हैं तो लगभग 1 घंटे के अंदर में आपका सैलरी खत्म है भाई साहब। क्या बचा है सैलरी के अंदर में, परक्विजिट जितना बड़ा हाथी निकाल दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट निकाल दिया, क्या बचा है, अलाउंसेस एंड बेसिक। समझ में आ रही है बात? यानी आप इस चार्ट रिवीजन से मल्टीपल टाइम सैलरी रिवाइज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम सैलरी रिवाइज कर सकते हो सिर्फ चार्ट रिवीजन से। जब मूड आ जाए 1 घंटे का वीडियो उठा करके देख लो, सैलरी रिवाइज। समझ में आ रही बात? जो भी वीडियो देख रहा है, मेरे लिए जेन्युइनली पॉसिबल नहीं होगा कि मैं टाइम स्टैंप लगा दूं, पर आपसे रिक्वेस्ट है कोई ना कोई बच्चा इसके ऊपर टाइम स्टैंप लगा दे, ताकि आपको अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट रिवाइज करना हो तो बच्चा डायरेक्टली उस पर चले जाए। यस, अच्छा जी, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। अब हम लोग चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर। आ जाओ बेटा, अब हम लोग चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर, चलो आओ जल्दी से। यस, याद कर लेना बेटा, एक ऐसा मास्टर भी था जो एक ही चीज को 10-10 बार पढ़ा देता था। ग्रुप ग्रुप 2 में थोड़ी मिलूंगा मैं तुमको, आगे के टाइम थोड़ी मिलूंगा दूसरे सब्जेक्ट में। चलो, मिलने का को आऊंगा मैं, उनका काम है मिलने, जबरदस्ती मिलने आऊं, बोले ना हाँ बाबू है ना, काय वो मिलने आऊं, काय संबंधो, फिर क्या तुम्हारे नए बाबू आ जाएंगे, सॉरी लड़कों के नए बाबू आ जाएंगे, लड़कों के है ना, हाँ लड़कों के नए बाबू आ जाएंगे, फिर हमारा क्या, हमारा नहीं याद रखता। ये सोनू, चल, बट कंटेंट कंटेंट होता है बॉस, कंटेंट इज कंटेंट। चला, अब आते हैं डिडक्शन के ऊपर। देख, डिडक्शन मतलब सेक्शन 16 के अंदर में कवर था, ध्यान से सुन 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 सुन, डिडक्शन मतलब सेक्शन 16 के अंदर में कवर था, और 3 डिडक्शन थे। कितने डिडक्शन थे? 3। पहला था स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा था एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरा था प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स तभी मिलता है जब आप ओल्ड स्कीम में हो, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है चाहे आप न्यू स्कीम में हो चाहे आप ओल्ड स्कीम में हो। याद आ रहा है मालिक? यस, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? एक्चुअल सैलरी 50,000 विच एवर इज लोअर, एक्चुअल सैलरी 50,000 विच एवर इज लोअर। यस, यहां पे लिख दीजिए ओल्ड ऑब्लिक न्यू स्कीम, दोनों में मिलता है, ओल्ड ऑब्लिक न्यू स्कीम दोनों में मिलता है।
डन। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, सिर्फ ओल्ड स्कीम। प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ ओल्ड स्कीम। वैसे मैंने यहां पे भी 115 बीएससी सेपरेट करके दिया है आपको लोग को जानबूझ के, बट फिर भी ये ना देख पाओ तो इधर है। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको याद हो तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट के लिए नॉट अवेलेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीसरा 5000 पर एनम, पर मंथ नहीं है, पर एनम। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपको याद हो तो आपने जितना एक्चुअली पे किया उतना अलाउड एज डिडक्शन, सो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन उतना मिल जाएगा। तो चलो वापस से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिडक्शन में 3 पार्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक का, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, लोअर ऑफ 3 थिंग, एक्चुअल, 20% ऑफ सैलरी और 5000, और तीसरा बेटा प्रोफेशनल टैक्स, जितना पे किया उतना अलाउड एज डिडक्शन। क्या तुम्हें याद है? चल बेटा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अलाउंसेस के ऊपर, द सेकेंड लास्ट पार्ट इन सैलरी, द सेकेंड लास्ट पार्ट इन सैलरी। यस, ताकि हम अगले वीडियो के अंदर में, अगले लेक्चर के अंदर में आपके लिए कैपिटल गेन का रिवीजन लेके आ जाए या टीडीएस का रिवीजन लेके आ जाए, एज द केस मे बी। बड़े रिवीजन आपके सारे हो गए, आप रेडी रहेंगे। यस, चलो बेटा आते हैं सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल पार्ट ऑफ सैलरी। अगर हम लोगों ने क्लास में सही में ढंग से किया है तो आपको याद आएगा, फॉरगेट अबाउट दिस, मैं बोलते जाता हूं, आप टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल बताते जाएंगे। ये गेम आपको याद होगा, हमने क्लास में खेला है, ठीक है? बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, सर्वेंट अलाउंस, वार्डन अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके बाद में आपका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ब्रावो, खत्म। बेसिक डीए खत्म है, एंटरटेनमेंट अलाउंस डीए, तुमको लग रहा था याद नहीं, काय का याद नहीं, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, खत्म। अच्छा सुन, घर पे नहीं आते, सेकेंड पार्ट। अगर आप ओल्ड स्कीम के अंदर में, क्योंकि न्यू स्कीम में ये नहीं मिलता, ओल्ड स्कीम के अंदर में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है? 100 रुपीज ओल्ड स्कीम में मिलता है, न्यू स्कीम में नहीं मिलता, याद है ना? हॉस्टल अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ, पक्की बात, खत्म। खत्म है ब्रो, खत्म है, इधर आ। अच्छा, इसके अलावा आपको याद हो तो हमने बताया था बहुत बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट में सब कुछ याद करने का नहीं। यस, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100, हॉस्टल 300। यस, अगर आपको याद होगा जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, इसको हम रनिंग अलाउंस भी कहते थे, लोअर ऑफ 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ एक्चुअल। यस, अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ। बाकी लिस्ट बहुत बड़ी है, याद इतने ही रखना, बाकी लिस्ट बहुत बड़ी है, याद इतने ही रखना, ठीक है? अच्छा कुछ, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये 10-14 वाले जो एग्जाम्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं? ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम में मिलते नहीं। 10-14 वाले बोलते हैं इसको। अच्छा सुनो, साथ साथ में कुछ स्पेशल अलाउंस भी है जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, याद आ रहा है क्या? यूनिफॉर्म अलाउंस, याद आ रहा है? ये हो गए आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस। सुनो ना, एक लास्ट अलाउंस बचता है, हाउस रेंट अलाउंस। आपको याद होगा तो ये भी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है, न्यू स्कीम में मिलता नहीं। सुनो ना, याद है तुमको? पक्का याद है? HRA लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 50 और 40% ऑफ सैलरी, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 50% कब कब? कौन कौन सी सिटी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। 50%, रेस्ट ऑफ इंडिया 40%। सैलरी बोले तो बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट
प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, खत्म। अच्छा, एक और बात याद दिला देता हूं, इफ एनी फैक्टर चेंज कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली। एक प्रॉब्लम लिया था बहुत लंबा, इफ एनी फैक्टर चेंज कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली। यस, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द डिफॉल्ट रिजिम। एवरीबॉडी, अब सैलरी में एक ही पार्ट बचता है, बेसिक। क्या क्या फुल्ली टैक्सेबल है? बेसिक, डीए, एडवांस सैलरी, कमीशन, लीव एनकैशमेंट, अनकम्यूटेड पेंशन, ये फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट ऑफ सैलरी है। और इसी के साथ सैलरी इज ओवर। सैलरी का चार्ट रिवीजन भी खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, शेयर करते रहिएगा। बाय बोलो बच्चों।